नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों टैली प्राइम सीरीज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी टैली में लेजर आपको मेन क्रिएट करने पड़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि आपको अगर एक कंपनी की अकाउंटिंग टैली में करनी है तो आपको सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया है तो आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी जो कि टैली में होगी। तो मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में सारा कुछ बता दिया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा सेल बाउचर यानी सेल का लेजर कैसे क्रिएट करना है, सेल बाउचर की सेटिंग कैसे करनी है जिससे कि आपको बहुत आसानी से सेल इनवॉइस जनरेट हो जाए। चाहे आपको ई इनवॉइस जनरेट करना हो, ई वे बिल जनरेट करना हो, किसी में भी कोई भी दिक्कत ना आए। तो आपको ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही बताऊँगा परचेज का लेजर कैसे क्रिएट करना है, जीएसटी की लेजर कैसे क्रिएट करने हैं, टीडीएस अगर एप्लीकेबल है उसके लेजर कैसे क्रिएट करने हैं, बैंक का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपको बैंक की ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड करनी पड़ेंगे तो आपको बैंक का भी लेजर क्रिएट करना होगा। इसके साथ बताऊंगा अगर आपका कोई गुड्स है यानी कोई मटेरियल है तो आपको यहाँ पर उस आइटम को कैसे क्रिएट करना है, कैसे यहाँ पर आइटम के लेजर बनाने हैं, वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा लास्ट तक। तो दोस्तों सबसे पहले जैसा कि टैली अगर आप एक क्रिएट कर चुके होंगे तो यहाँ पर कंपनी इस तरीके से एक कंपनी ओपन कर लेनी है। यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा अगर कंपनी ओपन होगी। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आना है अल्टर में, और अल्टर में आने के बाद यहाँ पर जाना है आपको बाउचर में, बाउचर में जाने के बाद यहाँ पर जाना है आपको सेल में। यहाँ पर सेल्स में जाने के बाद एंटर मारना है। जैसे ही आप एंटर मारेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको जाना है जहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मेथड ऑफ बाउचर नंबरिंग, यानी जो भी आप इनवॉइस जनरेट करते हैं उसका नंबरिंग किस प्रकार से आप देना चाहते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पर पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है ऑटोमेटिक और मैनुअल ओवरराइड। यानी अगर आप ऑटोमेटिक के साथ मैनुअली ओवरराइड करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई इनवॉइस आप जनरेट कर रहे हैं और आपने वो इनवॉइस डिलीट कर दी, तो ये जो बीच का इनवॉइस होगा उसको ये स्किप कर देगा और अगली जो इनवॉइस होगी उसके अगले वाले नंबर से ही स्टार्ट होगी। तो मैनुअल ओवरराइड अगर आप चालू करके रखेंगे तो आप उस इनवॉइस को यहाँ पर मैनुअली भी टाइप करके बना सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर मैनुअल रखना चाहते हैं तो सारे इनवॉइस नंबर मैनुअल देना पड़ेगा। मल्टी यूजर है अगर आपके केस में, एक कंपनी में अगर कई सारे लोग टैली यूज करते हैं और वो सेल्स के इनवॉइस जनरेट करते हैं, तो किसी ने अगर एक नंबर इनवॉइस जनरेट कर दिया तो अगला यूजर जब जनरेट करेगा तो वो 2 नंबर ही इनवॉइस उसके पास जनरेट होगा। क्योंकि इस केस में डुप्लीकेसी नहीं रहती है, इसलिए यहाँ पर मल्टी यूजर को ऑटो करके भी आप यहाँ से कर सकते हैं। हमारे केस में ऑटो मैनुअल ओवरराइड हम कर देते हैं ताकि हमसे कोई अगर मिस्टेक हो जाए तो हम ओवरराइड भी कर पाए, यानी खुद से इनवॉइस नंबर भी टाइप कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रिवेंट क्रिएटिंग डुप्लीकेट वाउचर नंबर, यहाँ पर आपको यस कर देना। इसका मतलब ये है कि डुप्लीकेट वाउचर यानी डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर जनरेट नहीं होंगे, जब भी जनरेट होंगे तो आपको ये अलर्ट कर देगा। उसके बाद सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आपका इनवॉइस नंबर होता है उसमें आपके एक स्पेशल फॉर्मेटिंग अगर होगी तो काफ़ी प्रोफेशनल दिखता है। तो यहाँ पर इसको यस कर देंगे और यस करने के बाद देखिए हमारा जो इनवॉइस नंबर है वो 1 नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। मान के चलते हैं कि आप 1 अप्रैल 2025 से जो आपकी कंपनी है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इनवॉइस नंबर 1 से स्टार्ट होगा। आप इनवॉइस नंबर आज से भी वही दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दिया तो 1 अप्रैल से इनवॉइस जनरेट करने पड़ेंगे। अगर आप जुलाई में भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जुलाई में भी 1 नंबर इनवॉइस स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद प्रीफिक्स विद 0, यहाँ पर इसको यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर रीस्टार्ट नंबरिंग लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2025 से, उसके बाद नंबरिंग 1 नंबर होना चाहिए और ये ईयरली प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर में फिर से 1 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। बस यहाँ पर आपको अप्रैल 2026 लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि अगर आप इनवॉइस नंबर 1 के आगे कुछ लिखना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर टैक्स इनवॉइस लिखना चाहते हैं, अपनी कंपनी का नाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है कब से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं आपको कहूँगा 1 अप्रैल से ही, जैसा हम इनवॉइस नंबर स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 अप्रैल से ही इसको भी देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना जैसे कंपनी का नाम ही डालना चाहता हूँ तो यहाँ पर एसके टाइप करेंगे, उसके बाद एक स्लैश लगाएंगे ताकि इनवॉइस नंबर जो है वो स्लैश के बाद आए। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है सुफिक्स डिटेल, यानी कि जो आपका इनवॉइस नंबर उसके बाद क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वही फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है वो डेट डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर डालना जो भी आप चाहते हैं। तो सपोज करो आपका जो इनवॉइस नंबर 1 है उसके बाद यहाँ पर स्लैश आना चाहिए। उसके बाद हम चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर हमारा आ जाए तो यहाँ पर 25 डालेंगे और 26 डालेंगे। अलग अलग तरीके से आप इसको डाल सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, 2025, 26 या फिर जो भी आप इसके बाद देना चाहें वो दे सकते हैं। इतना करने के बाद आपको सेव कर देना है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही करके आपको सेव पर क्लिक कर देना है। अब इसका फ़ायदा मैं आपको दिखाता हूँ क्या आपको होने वाला है। तो देखिए जब भी आप एक इनवॉइस नंबर जनरेट करेंगे तो हमने यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पर SK/1/
25-26, यानी कि हमारी कंपनी का नाम भी आ गया, इनवॉइस नंबर भी आ गया और यहाँ पर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो भी आ गया। यानी कि आप इस तरीके से ऑटोमेटिक कर सकते हैं। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको कुछ भी नंबरिंग चेंज करना चाहते हैं, इनवॉइस नंबर 2 करना चाहते हैं, फिर उसमें आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसका फ़ायदा यही है कि आपकी नंबरिंग जो है ऑटोमेटिक हो गई और आपका जो इनवॉइस नंबर है वो काफ़ी प्रोफेशनल दिखेगा। तो इस तरीके से आपको सेटिंग कर लेनी है। सेल वाउचर का हमने सेटिंग कर लिया है। सेटिंग करने के बाद हमें सेल का एक लेजर भी क्रिएट करना होगा। लेजर इसलिए क्रिएट करना होगा, जितने भी इनवॉइसेस होंगे वो उसके अंडर जाएंगे, तो हमें एक लेजर बनाना होगा। इसी तरीके से परचेज का भी लेजर बनाना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्रिएट पर जाएंगे। क्रिएट पर जाने के बाद हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेजर को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर सेल सिलेक्ट करके आप क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगता है। कई लोग अलग अलग जीएसटी के हिसाब से सेल्स के लेजर क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर कहूँगा आप एक ही कर सकते हैं। अगर आपके केस में मल्टीपल काम नहीं है तो आप एक ही कर सकते हैं, या फिर जैसा आपको ठीक लगे। हमने यहाँ पर सेल्स कर लिया है। ये किसके अंडर आएगा? ये आएगा सेल्स अकाउंट के अंदर। अब दोस्तों एक चीज़ आपको और बता दूँ, यहाँ पर जितने भी लेजर आपके क्रिएट होंगे वो किसी ना किसी ग्रुप के अंडर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर टैली में सारी की सारी ग्रुपिंग के अंडर ही लेजर क्रिएट किए जाते हैं, ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सेल अकाउंट के अंदर क्रिएट करेंगे, तो सेल अकाउंट यहाँ पर अंडर रहेगा। उसके बाद लेजर टाइप में आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे छोड़ देना है और यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे छोड़ देना है। जीएसटी एप्लीकेबल रहने देना है। HSN HSC कोड में आपको यहाँ पर कुछ नहीं डालना है। हम यहाँ पर आइटम वाइज क्रिएट करेंगे HSN कोड और जीएसटी डिटेल, जीएसटी का जो परसेंटेज होगा, ताकि जब भी हम इनवॉइस क्रिएट करें उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। अलग अलग परसेंटेज के भी हम जीएसटी के आइटम जो हैं वो अगर सेल करेंगे तो एक ही इनवॉइस उन सभी का बन जाएगा आसानी से। इसलिए यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ करके एंटर आपको कर देना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे या फिर आप कंट्रोल A करेंगे तो आपका वाउचर सेल का जो लेजर है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम एक और लेजर क्रिएट करेंगे परचेज के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज। अंडर मैं आपको जैसे बताया ग्रुपिंग के अंडर आते हैं, तो ग्रुप हमने बना लिया। परचेज अकाउंट का ग्रुप पहले से यहाँ पर बना होगा, तो इसके अंडर आपको परचेज का जो लेजर है उसको डालना है। अब यहाँ पर भी कुछ भी चेंज नहीं करना है, ऐसे ही कंट्रोल A करके या फिर एंटर करके आपको इसको सेव कर देना है। अब ये सेव हो गया। सेव होने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी जीएसटी लेजर्स की। जितना भी हम परचेज करते हैं वो जीएसटी इनपुट होता है और जो भी सेल करते हैं वो जीएसटी आउटपुट होता है। तो सबसे पहले हम इनपुट की जीएसटी लेजर क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कुछ लोग 5, 12, 18, 28 के अलग अलग लेजर क्रिएट करते हैं। उसमें क्या होता है कि जब भी आप रिकनसाइल करते हैं, सेट ऑफ करते हैं जीएसटी को, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारा टाइम लगता है। तो आप सिर्फ IGST, CGST और SGST इनपुट और IGST, CGST, SGST आउटपुट, यानी कि केवल 6 लेजर ही क्रिएट करें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले करता हूँ IGST इनपुट और अंडर में ये आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में। लेकिन हमें ड्यूटी एंड टैक्सेस में डायरेक्ट नहीं डालना, क्योंकि और भी चीज़ें आएंगी इसमें, जैसे TDS हो गया या फिर TCS हो गया। तो हम यहाँ पर इसका भी एक ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन में जाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर हम इसको दे देते हैं GST नाम दे देते हैं और ये ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आएगा। इसको कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। यहाँ पर लेजर टाइप में हम GST दे देंगे, क्योंकि ये GST का लेजर है। उसके बाद ये IGST है तो IGST बता देंगे और परसेंटेज में आपको कुछ भी नहीं डालना है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ताकि हम मल्टीपल परचेज, मल्टीपल GST की परचेज एक ही बार में एंटर कर सकें और सेल का भी एक ही इनवॉइस जनरेट कर सकें मल्टीपल GST का। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। ऐसे ही CGST, SGST का कर लेना है। इनपुट दे दिया। अब यहाँ पर ये जीएसटी के अंडर ही आएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स में जीएसटी करना है। यहाँ पर ये CGST है, तो यहाँ पर देखिए CGST का ऑलरेडी एक ग्रुप आ गया। इसको आपको ग्रुप में डाल करके सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर SGST इनपुट आएगा, इसको भी GST के अंडर रहने देना है ग्रुप में। और यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्स टाइप में GST करके यहाँ पर SGST करना है और इसको भी सेव कर देना है। ऐसे ही आपको आउटपुट के भी सारे लेजर बना लेने हैं। यहाँ पर IGST आउटपुट, ये GST में रहेगा, अंडर GST आएगा ग्रुप और यहाँ पर भी GST आएगा। यहाँ पर ये भी IGST है, इसको भी यहाँ पर सेव कर देना है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। टाइप ड्यूटी एंड टैक्स टाइप में आपको GST और IGST यही सिलेक्ट करना है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पर कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। यहाँ पर एक CGST आउटपुट, ये भी GST, CGST और सेव SGST GST के अंडर आएगा। यहाँ पर GST में जा कर के इसको SGST कर देना है और यहाँ पर सेव कर देना है। अब हमारे
जो लेजर हैं जीएसटी के वो सारे के सारे क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके केस में टीडीएस एप्लीकेबल है, टीडीएस के लिए काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं। अगर आपकी कंपनी टीडीएस डिडक्ट करने के लिए एप्लीकेबल है तो टीडीएस का लेजर भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि आप एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर टीडीएस को एक नाम दे देते हैं, टीडीएस पेएबल, यानी कि इतना टीडीएस हमने डिडक्ट कर लिया, इतना पे करना है। और यहाँ पर देखिए फिर से अंडर में हमें जीएसटी भी नहीं करना है, इसको ग्रुप एक क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्रिएट पर जाएंगे और इसको भी टीडीएस दे देना है। ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर ही आएगा, लेकिन जीएसटी का ग्रुप अलग हो गया और टीडीएस का अलग हो गया। अब हमने इसको कर दिया, यहाँ पर इसको अदर्स में ही रहने देना है और इसको सेव पर कर देना है। तो हमारा एक और लेजर क्रिएट हो गया टीडीएस का। अब यहाँ पर मेन जो आता है वो आता है आपका बैंक का लेजर। अब बैंक का जितनी भी ट्रांजेक्शन करनी है, जो भी आपने पेमेंट करी है, जो भी आप पेमेंट रिसीव करेंगे, वो सारी ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। तो बैंक का एक लेजर भी आपको क्रिएट करना होगा। तो मान के चलते हमारा जो अकाउंट है कंपनी का वो एचडीएफसी बैंक में है। आपके केस में जो भी एप्लीकेबल है आप वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे ग्रुप। उसके बाद में यहाँ पर कंपनी का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको केयरफुली डालना है, क्योंकि यही आपके जो भी जिनको आप सेल करेंगे इनवॉइस में आपका अकाउंट नंबर जाने वाला है, इसी में आपकी पेमेंट आने वाली है। तो अकाउंट नंबर केयरफुली डालना है। यहाँ पर आईएफएससी कोड आपको बहुत ही सही से डालना है। स्विफ्ट कोड है तो डाल सकते हैं। बैंक का नाम जरूर डालना है, ब्रांच डालनी है। और यहाँ पर मेलिंग नेम में देखिए आप ऑटोमेटिक बैंक नेम जो हमने ऊपर डाला वो यहाँ पर आ गया। एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर आपको स्टेट बैंक का पिन कोड डाल देना है, जहाँ पर भी बैंक का आपका अकाउंट है। इसको डालने के बाद आपको कंट्रोल ए करके या फिर एंटर करके इस तरीके से भी आप सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देता हूँ। हमारा बैंक का भी लेजर रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पर स्टॉक के आइटम क्रिएट करनी। मान के चलते हैं हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर ट्रेडिंग कंपनी है, उस केस में हमारे पास कुछ इन्वेंट्री भी होगी, कुछ आइटम्स भी होंगे जिनको हम सेल करेंगे। तो उनका यहाँ पर स्टॉक को हम मेंटेन करना चाहते हैं या फिर नहीं भी करना चाहते हैं तो हमें सेल के लिए यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आइटम्स हम सेल करेंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, अमाउंट डालना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आइटम क्रिएट करने पड़ेंगे। आप सेल के टाइम पे भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए एक दो क्रिएट करके बता देता हूँ। यहाँ पर क्रिएट पर फिर से जाना है। क्रिएट पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए स्टॉक आइटम में जाना है। यहाँ पर इस बार बाउचर करेंसी लेजर ग्रुप में नहीं जाना है, इन्वेंट्री मास्टर में जाना है। नीचे आपको स्टॉक आइटम दिख रहा है, यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका आइटम है, जैसा कि मैं मान के चलता हूँ पेंसिल है हमारे पास। अब अगर आपके पास एक ही नाम से कई सारे आइटम्स हैं तो आप उसको यूनिक नेम देने के लिए 1 2 3 जो भी आप देना चाहें, एसके कोड जो भी इसके साथ लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ पेंसिल दे दिया है। अब अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं इसका भी, तो यहाँ पर क्रिएट करने के लिए देखिए क्रिएट ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि पेंसिल हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके की पेंसिल हैं, तो यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे पेंसिल्स का, तो वो पेंसिल्स के अंडर आ जाएंगी। चलिए मैं क्रिएट करके भी एक दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने करा पेंसिल, एक ग्रुप बना लिया। अब ये पेंसिल के अंदर आ गया। अब इसको हम पेंसिल को 2 3 क्रिएट करके आपको दिखानी पड़ेंगी। पेंसिल 1 कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखिए यूनिट्स का ऑप्शन आ रहा है। यूनिट मतलब आपका जो यूनिट है वो किस तरीके से है, केजी में है, लीटर में है, मीटर में है, क्वांटिटी किस हिसाब से है उसकी। तो जैसे कि हमारे केस में ये पीसेस में है तो हमें यहाँ पर यूनिट क्रिएट करनी पड़ेंगी। क्रिएट में एंटर करेंगे जा करके, यहाँ पर पीस से लिख देंगे। यहाँ पर पीसेस, जैसा कि पीसेस में है तो पीसेस लिख देंगे। यहाँ पर देखिए यूनिट क्वांटिटी कोड। अब यहाँ पर टैली में बहुत सारे कोड्स दिए हुए हैं, आपको यहाँ से ही उसका कोड सिलेक्ट करना है। वो आपका नाम सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए है, बाकी कैलकुलेशन यहाँ से ही होगी। तो यहाँ पर देखिए PAC पैक्स PCS यानी पीसेस, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर एंटर किया, यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए आइटम का नाम हो गया, ग्रुप हो गया, यूनिट हो गया। अब इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो आपको HSN कोड भी यहाँ पर डालना होगा। आइटम का HSN कोड आपने जो परचेज़ किया होगा जहाँ से, वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिला तो आप GST की साइट पर जाएंगे, वहाँ पर HSN कोड SAC कोड मिल जाएगा आपको। तो HSN कोड आपको बता दूँ गुड्स के लिए हो जाता है, SAC कोड जो है वो आपका सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपको HSN कोड डाल देना, जो कि मिनिमम 4 डिजिट का आपको डालना होगा। ये 4 से 8 मैक्सिमम डिजिट होते हैं, तो यहाँ पर मिनिमम आपको 4 डिजिट जरूर से डालने होंगे। मैं यहाँ पर 6 डाल देता हूँ एक एग्जांपल के लिए। उसके बाद यहाँ पर GST रेट्स, हर आइटम का आपको GST रेट जरूर से डालना है, कितने % GST पे वो सेल होगा, ताकि हम जब इनवॉइस क्रिएट करें अलग अलग आइटम्स की तो हमें कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक डिटेल में फिर से जाएंगे।
एज पर कंपनी स्टॉक पे नहीं रखना है, स्पेसिफिक डिटेल में जा करके एंटर करेंगे। यहाँ पर इसका जीएसटी रेट डाल देना है, मेरे हिसाब से 12% है तो मैंने यहाँ पर 12 करके, नीचे देखिए टाइप्स ऑफ सप्लाई, कैपिटल है, कैपिटल गुड्स का मतलब है मशीनरी वगैरह है, या फिर गुड्स है कोई आइटम है, या फिर सर्विस है। आपके केस में आप सर्विस सेल कर रहे हैं तो सर्विस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो गुड्स और कैपिटल गुड्स में कोई एक सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने करके और एंटर करके इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर पेंसिल 2 क्रिएट कर लेता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। इसको देखिए पेंसिल ग्रुप में रखना है, ये भी पीसेस में हमारे पास है। अब इसका HSN कोड जो भी आपके केस में है आप डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 18%, इसका 12%, इसका भी GST है, ये भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब मान के चलते हैं कुछ ऐसे आइटम्स भी हैं जो आपके पास जो अलग अलग रेट्स पर हैं, तो मैं मान के चलता हूँ आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, मोबाइल है, आप मोबाइल सेल कर रहे हैं, यहाँ पर मोबाइल डाल दिया। ये प्राइमरी में आप डालना चाहते हैं या इसका भी ग्रुप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, मैंने आपको बता दिया एक बार। तो मैं इसको प्राइमरी में ले लेता हूँ, यहाँ पर ये पीसेस में ही रहेगा। यहाँ पर HSN कोड आपको डालना है और यहाँ पर आपको इसका भी GST रेट डाल देना है। मोबाइल का 18% GST रेट है, यहाँ पर मैंने इसको भी डाल करके एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए सारे हमारे जो स्टॉक के आइटम हैं हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। तो जो हमने आइटम क्रिएट किए हैं उनको अब एक बार हम देखते हैं। यहाँ पर एक बार S प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद नीचे कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद अभी आइटम जो हमारे 0 क्वांटिटी होगी वो शो नहीं होंगे, यहाँ पर इनको हम शो करवाना चाहते हैं, शो आइटम विद 0 क्वांटिटी बैलेंस, यस करके सेव कर देंगे। ये देखिए हमने कर लिए। इसको देखिए मोबाइल को हमने किसी ग्रुप के अंडर नहीं डाला, तो ये आपको यहीं पर मेन उस पर आ गया प्राइमरी में। और यहाँ पर देखिए पेंसिल के अंदर हमने ग्रुप बना करके 2 पेंसिल क्रिएट करी थी, तो देखिए पेंसिल 2 यहाँ पर ग्रुप के अंदर आ चुकी हैं। क्योंकि इसकी कोई क्वांटिटी हमने अब एंटर नहीं करी है, जब भी हम परचेज करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसकी भी एंट्री आपको करनी पड़ेगी, तब यहाँ पर इसकी क्वांटिटी आपको शो होगी। फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ पर बता दिया सेल का वाउचर जो है उसकी सेटिंग कैसे करनी है, सेल का आपको लेजर कैसे क्रिएट करना है, परचेज लेजर, GST कैसे लेजर क्रिएट करने है, TDS का लेजर क्रिएट कैसे करना है, और यहाँ पर बैंक का लेजर कैसे क्रिएट करना है। साथ ही मैंने यहाँ पर आपको बता दिया स्टॉक आइटम कैसे आपको क्रिएट करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा लेजर आपको कैसे क्रिएट करने हैं। ग्रुपिंग भी आपको बता दी है, आपको ग्रुप कैसे बनाने हैं। तो अगले आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा सेल परचेज की एंट्री कैसे करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नए वीडियो में।